नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आप सब लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अब आपके पास बहुत कम समय है और इस समय में आपको अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। आपको अपने आप को समय देना है, यानी आपको कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई अवश्य करनी है। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, यानी आप प्रीवियस ईयर्स का एक पेपर लीजिएगा और उसे हल कीजिएगा। इन लास्ट टाइम में आप 5 प्रश्न पत्रों को हल कर सकते हो और इस पर वीडियो मैंने आपको दे दी है कि ये आपके लास्ट टाइम जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में आप कैसे तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। और ये आज आपका NCERT क्लास 6 सोशल साइंस हमारे अतीत का लास्ट चैप्टर है और इसके साथ ही हम कक्षा 7 की हिस्ट्री शुरुआत करेंगे। तो इसे हम बिना समय गंवाए पाठ को पढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य कर दें। आप इतना सपोर्ट तो हमें कर ही सकते हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। आज का आपका चैप्टर है अध्याय 11, मरुदस्वामी और लौह स्तंभ। और ये चैप्टर आपका बहुत आपके लिए उपयोगी है। इससे आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप चैप्टर पढ़ोगे पूरा तो आपको स्वयं ही समझ में आएगा कि हाँ, इस चैप्टर से हमारे प्रश्न बनते हैं। मरुदस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुदस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। अब बात करते हैं धातु विज्ञान की। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। और प्रश्न आपका यहाँ से पूछा भी जाता है कि कांसा किन दो धातुओं से मिलकर के बना होता है, तो ये तांबे और टिन को मिलाकर बनाया जाता था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। साथ ही साथ आपको चैनल पर SST की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, तो प्रैक्टिस क्लासें अवश्य देखें और अपनी तैयारी को जांचें। और सारे प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलते होंगे कि आपके NCERT बुकों से ही आपके सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो NCERT पढ़ने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी अवश्य लगाइएगा। बात करते हैं लौह स्तंभ की। मेहरौली और ये दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। और ये आपकी यहाँ से ऊंचाई पूछ भी ली जाती है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आपको पता होगा कि लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लौह स्तंभ है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों को देखने में मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंसूजा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंसूजा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं।
इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक लाइन से आपके प्रश्न बन रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये आपके स्तूप है और ये सांची का महान स्तूप है। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्पकृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। ये आप देख सकते हो। मानचित्र में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। आप देख पा रहे होंगे, ये बाएं उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। ये लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया, इसीलिए इन्हें एकास्म कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराशकर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, उनकी सूची बनाओ। इस तरीके की एक्टिविटी आप बच्चों से करवा सकते हो। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया। ये आप देख सकते हो, ये है आपका ऐहोल मंदिर है और इसका निर्माण 1400 साल पहले हुआ था। ये आपका एकास्म मंदिर है, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हो। ये भीतरगांव का मंदिर है, ठीक है, ये दोनों आप देख सकते हो। अब बात करते हैं महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो, ठीक है, इन दोनों को आप मैप में देख सकते हो। इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं और हमने अभी देख भी लिए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। यानी आम जनता को स्तूप और मंदिर नहीं मतलब बना पाते थे, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं होता था। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सभी सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। ये आप देख सकते हो, बाएं उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे, ठीक है। और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है, यानी आपको पृष्ठ 14 और इसमें दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है। ये भी एक पहाड़ी को काट करके ये बनाए गए हैं। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को तोरण बनाने का खर्च दिया। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले,
लोहार, सुनार तथा ऐसे कहीं स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। यानी जो भी इसमें सहायता प्रदान करते थे उनका नाम वहाँ खुदवा दिया जाता था। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि इतने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अब बात करते हैं चित्रकला की। यानी कला आपको अजंता की गुफाओं में मिल जाएगी। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कहीं गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। और विहार क्या होते हैं ये हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यानी इतनी साल बाद भी इनका जो चमक है इन रंगों की वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। ये प्राकृतिक रंग थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। यानी ये किसने बनाए इनके बारे में यहाँ कुछ भी वर्णन नहीं है। और आप जब भी NCERT पढ़ा करें तो आप अपने नोट्स अवश्य बनाया करें। और ये आपको ये जो NCERT है ये आपके सभी एग्जाम में आपकी मदद करेगी। चाहे आपका UPSC हो, PCS हो, CTET हो, सुपर टेट हो, UP टेट हो, आपका अभी UP पुलिस का आ गया है। यानी आपका कोई भी सा भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में आपको NCERT से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो NCERT अवश्य पढ़ें। और आपको चैनल पर सारी NCERT की क्लासें दी जाएंगी। और आप NCERT पढ़ते समय अपने नोट्स अवश्य बनाएं। अजंता के चित्र तो मैं इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। ठीक है, इस तरीके से ये जो चित्र है आप इन्हें देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कहीं प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। शिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। ठीक है, ये उसका एक वर्णन है कन्नगी का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले शक्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था, ये किस में लिखते थे? ये संस्कृत में लिखते थे। और इनका प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको हमारे चैनल पर NCERT मिलती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और NCERT क्लासों के साथ साथ आपको हमारे चैनल पर CTET, सुपर टेट, UP टेट सारी तैयारी कराई जाएंगी। अभी आपको CTET की तैयारी कराई जा रही है और आपको अब हम UP टेट और सुपर टेट की तैयारी की क्लासें देंगे। और साथ ही साथ यानी आपको प्रत्येक एक सब्जेक्ट के साथ तैयारी शुरू होगी। यानी सबसे पहले हम हिंदी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम CDP। ठीक है, यानी जहाँ से आपके प्रश्न सुपर टेट और UP टेट में ज़्यादा बनते हैं, पहले हम उन सब्जेक्टों को लेंगे और सारे सब्जेक्टों को हम मतलब ख़त्म करेंगे। और तो चैनल पर अवश्य बने रहें। मेघदूत का एक श्लोक है ये। आगे बढ़ते हैं हम। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। आपका यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि स्त्रियां और शूद्रों को क्या वेद पढ़ने की अनुमति थी?
पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। और ये दोनों आपके कैसे महाकाव्य, ये कैसे हैं, ये एक तो महाकाव्य हैं और संस्कृत में लिखे गए हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। यानी रामायण किसने लिखी है, तो ये आपके वाल्मीकि जी ने लिखी है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। अब बंदर राजा की कहानी, ये एक कहानी है और जिसे आप पढ़ सकते हो। यानी इस तरीके से ये कहानियां दी जाती थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर बाद में पढ़ना चाहो तो। लेकिन इससे आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनता है, तो इसे हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे, जिन्होंने कहीं खोजें कि इनके बारे में और पता लगाएं। अब बात करते हैं शून्य की। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, जो विज्ञान भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक, ये प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत, ये चौथी शताब्दी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषध शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अब बात करते हैं अन्य यंत्र की। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। अब बात करते हैं उपयोगी शब्दों की। इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। उपयोगी शब्दों की बात करते हैं तो, और यहाँ से ही इन्हीं शब्दों से आपके प्रश्न बनते हैं। स्तूप क्या है? मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। अब ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं।
स्तूप का निर्माण 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भितरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट ये 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। और ये आपके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, जैसे एक बड़े गणतज्ञ थे, कौन थे? देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं, को संस्कृत रामायण लेखक माना जाता है, डैश और डैश तमिल महाकाव्य हैं। इन्हें आप खाली जगहों को अवश्य भरें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये आप सुमेल कर सकते हो। और इसी तरीके से आपके सीटेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो इन्हें आप बना सकते हो। स्तूप क्या होता है? ठीक है, इस तरीके से गर्भगृह कहाँ होता है, ये आपके कुछ प्रश्न हैं। और आज हमारी NCERT क्लास 6 की ये हिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी की बुक भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही साथ पॉलिटी की क्लासें भी आपको मिल रही हैं। तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें अपने दोस्तों को और चैनल पर बने रहें। आपको सारी तैयारियां कराई जाएंगी। सुपर टेट की तैयारी आपको चैनल पर बस 1-2 दिन में हम शुरू करने वाले हैं और सारे सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहले हम हिंदी को लेंगे, हिंदी के बाद फिर हम CDP के बाद फिर मतलब हम यानी क्रम से सारे सब्जेक्टों को हम लेंगे। तो चैनल पर अवश्य बने रहें।